एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। महालक्ष्मी की लाश मिलने के 5 दिन के बाद एक तरह से ये केस सुलझ भी गया, लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि इस केस का बाकी का सच अब शायद ही कभी सामने आए। वजह यह है कि महालक्ष्मी का जो कातिल था खुद उसने भी कर ली, अपनी जान दे दी। और इस तरीके से 5 दिनों से लगभग बेंगलुरु पुलिस जिस महालक्ष्मी के कातिल को तलाश कर रही थी, वो तलाश भी अब खत्म हो गई। लेकिन उस कातिल की खुद को जान देने के बाद अब बेंगलुरु पुलिस के पास कई ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब शायद ही मिलेगा। कैसे बेंगलुरु पुलिस ने शुरू में कहा था कि कातिल कौन है, कैसे जिस कातिल के खुद जान देने की बात अब सामने आई है उसकी तस्वीरें आई हैं, और क्या वजह था जो महालक्ष्मी का कत्ल किया, क्यों उसकी लाश के इतने टुकड़े किए, इन सवालों के जवाब अपनी जान देने से पहले उस कातिल ने एक डायरी में लिखी। वो डायरी इस वक्त उड़ीसा पुलिस के पास है और अब कोर्ट के जरिए बेंगलुरु पुलिस उस डायरी, जिसे एक तरह से नोट भी कह सकते हैं, अब हासिल करने की कोशिश कर रही है। क्या थी पूरी कहानी, इस कहानी का सच कैसे सामने आया, पहले वो आपको सुनाता हूँ सिलसिलेवार। 21 सितंबर को मैंने पहले भी आपको बताया था कि घर से बदबू आ रही थी महालक्ष्मी के, तो मकान मालिक ने महालक्ष्मी की माँ और उसकी बहन को फ़ोन किया। वो लोग घर आए, दरवाज़ा खोला, अंदर बदबू थी और साथ में फर्श पर लाश के टुकड़े थे कुछ, हालांकि सफाई हो चुकी थी फिर भी बच गए थे। फ्रिज के अंदर टुकड़े थे, सबसे ऊपरी खाने में पैर रखा था, बीच में बाकी हिस्से और नीचे सर। इसके बाद तफ्तीश शुरू होती है। पुलिस जब चेक करती है तो पता चलता है कि महालक्ष्मी का मोबाइल 2 सितंबर, बल्कि 2 सितंबर नहीं, अब जो जानकारी आई है वो ये है कि 2 सितंबर की रात तक तो ऑन था, लेकिन रात 12 के बाद वो 3 सितंबर की तारीख पड़ गई, तो कायदे से रिकॉर्ड पर यह है कि 3 सितंबर को स्विच ऑफ हो गया था। और इसी से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि 2 और 3 के बीच में कत्ल हुआ होगा, और फिर पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। शक के घेरे में अलग अलग 5 से 6 लोग थे, और ये 5 से 6 लोग इसलिए आए क्योंकि महालक्ष्मी के घर वालों ने और फिर खुद महालक्ष्मी के हस्बैंड जो हेमंत दास, हालांकि वो उससे अलग रह रहा था, उन लोगों ने शक जताया था। अब ये कौन थे 5-6 लोग? एक तो खुद हेमंत दास था जो महालक्ष्मी का हस्बैंड था लेकिन अलग रह रहा था। दोनों के रिश्ते खराब थे, पुलिस स्टेशन में मियाँ बीवी ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी कर रखी थी, तो पुलिस को भी ये शक था कि हो सकता पति ने मार दिया। तो पहला सबसे बड़ा शक जो गया था वो हेमंत दास पर गया था। 2 कैरेक्टर के नाम हेमंत दास ने पुलिस को बताया। एक बताया कि एक सैलून में काम करने वाला एक शख्स जिसका नाम है अशरफ, और अशरफ के साथ वो अक्सर घूमती है। कई बार अशरफ उसको उसके घर पर अपनी स्कूटी पर पिक करने के लिए आता है और फिर ड्रॉप भी करता है। हेमंत दास और महालक्ष्मी के बीच एक झगड़े की वजह जो उसने बताई, उसने इस अशरफ को ही बताया। लेकिन सिर्फ अशरफ तक नहीं गया, उसने 2 और नाम लिए। अब ये जो 2 और नाम लिए, इन दोनों को पुलिस ने तफ्तीश की। इन दोनों के नाम डिस्क्लोज इसलिए नहीं किए गए कि उनका इस केस से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन पुलिस ने उनके कॉल डिटेल सब कुछ चेक किया, नहीं हुआ पता। अब पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू करती है। तफ्तीश शुरू करने का सबसे आसान 2 तरीका था, एक महालक्ष्मी का मोबाइल और दूसरा सीसीटीवी कैमरा। इन दोनों को खंगालने की कोशिश की गई, चूंकि 21 सितंबर की बात है। अब पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाला। जब कॉल डिटेल खंगाला और महालक्ष्मी के बारे में बात किया, कहाँ काम करती है, वहाँ एक टीम गई, उसके मॉल के उस शॉप में जाकर पूछताछ की, तो पता चला कि महालक्ष्मी आखिरी बार मॉल अपने ड्यूटी पर 1 सितंबर को गई थी, 1 सितंबर। इसके बाद से वो गायब थी। पुलिस मानकर चली कि 3 तारीख की रात से मोबाइल स्विच ऑफ है, 1 के बाद वो गई नहीं, तो 2 सितंबर से 3 के बीच में हो गया। अब उधर से पूछताछ हो गई। अब पुलिस ने महालक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया। जब कॉल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो उसमें बहुत सारे नंबर थे, उनमें से एक-एक कर सबको बात करने की कोशिश की गई, खासतौर पर जो 1 और 2 सितंबर को बातचीत हुई थी। इस दौरान में पुलिस की एक टीम उस मॉल के तमाम एम्प्लॉई से भी पूछताछ कर रही थी जहाँ पर महालक्ष्मी काम करती थी, और सभी को पुलिस ने कहा था हाजिर रहने के लिए। एक-एक कर सबसे पूछताछ की गई कि आखिरी बार क्या था, उसका कोई बिहेवियर क्या था, किसी से झगड़ा, किसी से दुश्मनी, हर एक से पूछताछ कर ली। लेकिन तभी पुलिस को पता चला कि उस शॉप में जितने लोग काम करते थे उनमें से एक शख्स मिसिंग है, और वो नहीं आया, जबकि ओनर ने हर एक को कहा था हाजिर रहने के लिए। अब पुलिस ने लिस्ट निकाली थी कि कौन कौन है, उसमें से एक गायब था एम्प्लॉई। जब पुलिस ने उसके बारे में डिटेल निकाली तो पता चला उसका नाम है मुक्ति रंजन राय। अब मुक्ति रंजन राय, जिसकी उम्र करीब 31 साल, उड़ीसा का रहने वाला, आखिरी बार वो भी उस मॉल में 1 सितंबर को गया था, और 1 सितंबर के बाद वो भी जो है उस मॉल में नहीं जाता है जहां उसकी ड्यूटी है। तब उस एक मॉल के उस शॉप से एक साथ 1 सितंबर के बाद 2 लोग बिना अपने बॉस को बताए हुए गायब हैं। एक है महालक्ष्मी और दूसरी है मुक्ति रंजन राय। मुक्ति रंजन राय का नाम महालक्ष्मी के हस्बैंड हेमंता दास ने नहीं लिया था। पुलिस को बड़ी अजीब बात लगती है कि 1 तारीख से 1 सितंबर से गायब है महालक्ष्मी, 1 सितंबर से उसने भी शॉप पे नहीं गया, नौकरी छोड़ दी एक तरह से। अब जब इधर कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आई तो पता चला कि 1 सितंबर
को इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। अब दोनों शॉप पर नहीं है, इसका मतलब है दोनों बाहर है, दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन महालक्ष्मी और मुक्ति के बीच में बात हुई। अब पुलिस ने मुक्ति का नंबर चूंकि मिल गया, अब उसके लोकेशन और उसके कॉल डिटेल खंगालना शुरू किए, तो पता चला कि 2 और 3 सितंबर को मुक्ति के मोबाइल का जो लोकेशन था वो बेंगलुरु में ठीक उसी मोहल्ले का था जिस मोहल्ले में महालक्ष्मी रहा करती थी। यानी वो लोकेशन बता रहा था कि वो महालक्ष्मी के साथ था। अब ये 2 इंपॉर्टेंट लीड पुलिस को मिली। पहली कि 1 सितंबर से वो भी गायब, दूसरी कि 2 और 3 सितंबर को मोबाइल का लोकेशन मुक्ति का सेम इलाके में था। अब यहाँ से पुलिस को लीड मिली, तो पुलिस ने अब मुक्ति के बारे में और पता किया शॉप वॉप से, तो पता चला कि मुक्ति यहीं बेंगलुरु में एक रेंट पर रहता है घर लेकर। पुलिस वहाँ तक पहुँचती है, उस घर तक। इत्तेफाक से उस घर में वो अपने एक भाई के साथ रहता था, और वो भाई भी उड़ीसा का ही था, बेंगलुरु में वो भी काम करता था। पुलिस पहुँचती है, वहाँ भाई मिलता है, वो मिलता नहीं है, तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताता है कि भाई तो ये कहकर गया कि वो अपने गाँव जा रहा है। उसका पुलिस उससे थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है, तब वो पूरी कहानी की बताओ कब से क्या। तब उसने बताया कि 3 सितंबर को भाई ने मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन करके कहता है कि वो जो किराए का घर में हम जिसको रहते हैं उसे फ़ौरन खाली कर दो, और खाली करने के बाद किसी दूसरी जगह किराए का घर लो। भाई पूछता है कि अचानक ऐसा क्यों, अभी तो यहाँ है। कहता नहीं, बस किराए का ये मकान छोड़ना और जल्दी निकलना। तो बोलता है कि क्यों, लेकिन क्या हुआ? कहता मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता, मैं घर आकर बताऊँगा। वो कहता ठीक है। इसके बाद भाई घर आता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ से किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाओ, और मैं बेंगलुरु सिटी छोड़कर इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे हाथ एक क्राइम हो गया है, मैंने एक मर्डर किया। पूछता है किसका? वो बताता है महालक्ष्मी का। और ये कहकर कि तुम यहाँ से अलग हो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, और वो बेंगलुरु छोड़ देता है। बेंगलुरु से वो निकल जाता है। ये बात उस भाई से पुलिस तक पहुँची, तो अब तीसरा क्लू मिला। पहला दोनों का साथ 1 तारीख से गायब होना, दूसरा 2-3 को मोबाइल का लोकेशन महालक्ष्मी के घर मिलना, तीसरा भाई जो ये बता रहा है कि उसने कन्फेस किया कि उसने महालक्ष्मी का मर्डर किया और इसलिए वो बेंगलुरु छोड़कर भाग रहा है। अब उस भाई के जरिए उसके गांव का पता मिल गया। वो पता था उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है भद्रक, उसी भद्रक डिस्ट्रिक्ट का वो रहने वाला था। अब पुलिस के पास उसका मोबाइल नंबर था। पुलिस ने अब उसके मोबाइल के थ्रू उसको ट्रेस करना शुरू किया। जब ट्रेस करना शुरू किया तो दिखाया कि उसका लोकेशन जो है उस वक्त भुवनेश्वर था। जब पहली बार ये सारी चीज़ें, मतलब 21 को ये खुलासा हुआ, और ये 22 और 23 की बात बता रहा हूँ, सितंबर की। भद्रक था, भुवनेश्वर। अब पुलिस की फौरन टीम निकलती है, लेकिन फिर गड़बड़ ये होता है कि वो नंबर चेंज होता है, वो सिम निकाल कर फेंक देता है। शायद मुक्ति को इस बात का एहसास था, क्योंकि 21 के बाद अचानक मीडिया में ये खबर आ जाती है कि बेंगलुरु में एक महिला की लाश फ्रिज के अंदर इतने टुकड़ों में मिली, हर जगह अखबारों में खबर छप जाता है। तो उधर उड़ीसा में भी ये खबर अखबारों में छप चुका है। अब वो उसे पता चल जाता है, तो वो उड़ीसा को भी अब छोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई वहाँ है, वो भी पुलिस के हाथ आ सकता है, तो सच्चाई गाँव पता चल जाएगा। तब सबसे पहले तो वो सिम निकाल कर बाहर फेंक देता है और एक नया सिम खरीदता है, और उस नए सिम को उसी मोबाइल में डाल देता है। यहाँ पे उससे एक चूक हुई। डालने के बाद अब वो वहाँ से निकल जाता है हावड़ा, बंगाल, कोलकाता। अब वहाँ जाता है, इधर उधर भटकता है। अब चूंकि उसने सिम तो बदल लिया, लेकिन मोबाइल वही था, तो उस मोबाइल वही होने की वजह से उसका लोकेशन अब भी पता चल रहा था। अब बेंगलुरु पुलिस ओडिशा पुलिस से कांटेक्ट करती है और बताती है कि भद्रक डिस्ट्रिक्ट में ये गांव, ये शख्स, इसका नाम, और इसको आप ढूंढें। इस बीच खुद बेंगलुरु पुलिस की टीम जो है, 3 टीमें ओडिशा के लिए निकल चुकी थी। अब ये सारी कवायद चल रही है मुक्ति को पकड़ने के लिए, और मुक्ति को यह है कि गांव तक पुलिस जाएगी। वो बंगाल चला गया, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद बंगाल में भी कुछ हो सकता है, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। 23 तारीख की शाम को वो बंगाल छोड़ता है और वापस ओडिशा की तरफ निकल जाता है, वही भद्रक डिस्ट्रिक्ट जहां उसका उसी डिस्ट्रिक्ट के गांव में घर है। 24 सितंबर की देर रात करीब 10 साढ़े 10 बजे वो अपने घर पहुंचता है। अंधेरा हो रहा था, गांव में चुपचाप से वो घर पे जाता है। अभी तक घर वालों को ये पता नहीं है कि बेंगलुरु में कुछ ऐसा हुआ है और उसका बेटा उस केस में वांटेड है, उन्हें कोई जानकारी नहीं। लेकिन वो आता है, अपना लैपटॉप लेकर घर में रुकता है, और उसके बाद घर में उसके माँ बाप थे, और फिर खाना वाना खाकर पूरा परिवार सो जाता है। लेकिन ठीक सुबह 4 बजे जब पूरा परिवार सो रहा था, तब मुक्ति चुपचाप से उठता है, अपने फादर के नाम की रजिस्टर्ड बाइक को उठाता है, बाइक या स्कूटी होती, एक बैग उसका जो लेकर आया था वो बैग अपने साथ रखता है, उसका जो लैपटॉप था वो रखता है, उसका जो मोबाइल था वो रखता है, और फिर 4 बजे सुबह अंधेरे में वो अपने घर से बिना घर वालों को किसी तरह की कोई मतलब खबर दिए, और वो सब सो रहे हैं, वो घर से निकल लेता है। घर से करीब 3 किलोमीटर तक वो बाइक चलाता है। 3 किलोमीटर के बाद वहाँ पे एक इलाका है, एक कब्रिस्तान का इलाका है, वहाँ पहुँचता है, बाइक पार्क करता है, एक पेड़ है, और फिर उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह करीब 7 बजे
जब रोशनी आई, कुछ लोग उधर से गुजरते हैं, पेड़ से एक शख्स की लाश को लटका देखते हैं। फ़ौरन पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस करीब 8 बजे मौके पर पहुंचती है। अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं है कौन है, क्या है। जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पे एक बाइक है, लैपटॉप है, एक बैग है। अब पुलिस की टीम आई, उसके बाद लाश को उतारा जाता है। फिर कुछ गांव वाले बताते हैं और वो जो सारी चीज़ें थी उससे पता चल गया कि ये कौन है। घर वालों को खबर दी जाती है, घर वाले आते हैं, फिर लाश को अस्पताल ले जाया जाता है। अब इसके बाद जो उस इलाके के थाने के SHO हैं, उन सारी चीज़ों की तलाशी करते हैं। उन्हें एक डायरी मिलती है और उस डायरी में ही एक नोट लिखा हुआ था और उस नोट से ही ये पता चला पहली बार कि ये बंदा कौन है और इसने क्यों, मतलब इस तरह से अपनी जान दी। जो नोट की कुछ लाइनें थी उसमें ये थी कि मैंने अपनी, जिससे मैं प्यार करता था, अपनी प्यारी महालक्ष्मी को 3 सितंबर को मार डाला। ये उसके सुसाइड नोट की कुछ लाइनें कि 3 सितंबर को मैं जिस महालक्ष्मी से प्यार करता था मैंने उसका कत्ल कर दिया। और उसने बताया कि मैं असल में उसके बिहेवियर, उसके बर्ताव से बहुत तंग आ गया था और इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हुई। इस लड़ाई के दौरान मामला हाथापाई तक पहुंची। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसका सर पटक दिया। इसके बाद वो थोड़ी सी बेहोश हो गई। फिर मैंने उसके सर पर ज़ोर से मारा, वो गिर पड़ी और मुझे लगा कि शायद अब वो मर गई। और ये सब कुछ अचानक हुआ और गुस्से में हुआ, क्योंकि उसके बिहेवियर और उसके कुछ और ऐसे रिश्ते थे जिसको लेकर उन दोनों में झगड़ा होता था, पर्सनल रीज़न थे। तो 3 सितंबर को भी ये झगड़ा हुआ और इसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। उसमें यह है कि ये जो कुछ हुआ अचानक हुआ और सिर्फ उसके कंडक्ट और बिहेवियर से मैं परेशान था और वो मुझसे लड़ रही थी। लड़ने के दौरान हाथापाई हो गई हम दोनों में और फिर मैंने उसके सर पे मारा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और फिर उसने लिखा है कि फिर मैं बचने के लिए मैंने उसकी लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा, सफाई की घर की, और ये सब करने के बाद मैं चुपचाप उस घर से निकल गया। महालक्ष्मी के कत्ल का गुनहगार मैं हूँ। ये मुक्ति रंजन रॉय ने एक डायरी पर नोट लिखा है। अब ये एक सरकारी दस्तावेज है और इसी नोट से ये पता चला कि ये जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में जो लाश मिली है इसका कनेक्शन बेंगलुरु के महालक्ष्मी केस से। इत्तेफाक से 3 उधर टीमें बेंगलुरु पुलिस की उड़ीसा में थी, पुलिस से कांटेक्ट कर चुकी थी। अब उनके पास उस गांव का भी एड्रेस था, वहां तक वो पहुंच, क्योंकि पहले टीम बिखरी हुई थी कि बंगाल में है वो कहीं, उसका लोकेशन मिला। फिर पता चला कि नहीं, वो उड़ीसा आ गया है। अब वो टीम पहुंच रही है, लेकिन उससे पहले ही ये सब कुछ हो जाता है। कुछ घंटों का फर्क था। जब बेंगलुरु की टीम, हो सकता है अगर कुछ घंटे पहले पहुंच जाती तो शायद मुक्ति को जिंदा पकड़ लेती उस रात, अगर गांव के बाहर जाल बिछा कर बैठती। लेकिन आने में थोड़ी देरी हो गई और इस देरी की वजह से बहुत कुछ हाथ से निकल गया। अब लाश का पोस्टमार्टम के बाद उसके घर वालों को सौंप दिया गया, अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब बेंगलुरु पुलिस नोट और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स या सामान है उसको अपने कब्जे में, क्योंकि केस वहाँ दर्ज है, तो लेने की कोशिश कर रही है। उड़ीसा पुलिस के जो ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं संजय कुमार, उन्होंने कहा है कि वो अदालत के थ्रू आएंगे, हम नोट भी दे देंगे क्योंकि ये केस स्टडी के उनके पार्ट है। तो अब ये सब कुछ लेकर उड़ीसा पुलिस से बेंगलुरु पुलिस वापस बेंगलुरु जाएगी। इसकी मौत अननेचुरल डेथ के तौर पर उड़ीसा में रजिस्टर्ड कर लिया गया, जो मुक्ति रंजन है। और इस मुक्ति रंजन की मौत के बाद उसके घर वालों को पहली बार पता चला कि मुक्ति रंजन की बेंगलुरु पुलिस तलाश कर रही थी। तो ये तो हुई पूरी कहानी। अब मुक्ति रंजन की मौत के बाद कुछ सवालों के जवाब पता नहीं कभी सामने आएंगे कि नहीं। जैसे जिस तेजधार हथियार से लाश के टुकड़े किए गए वो बरामद नहीं हुए और खुद मुक्ति नहीं है। कत्ल करने का असली मकसद क्या था, क्योंकि उसने सुसाइड नोट में डिटेल में वो सारी चीज़ें नहीं लिखी। कुल मिलाकर जो लाइन है उसका निचोड़ ये है कि मैं उसके बिहेवियर, बर्ताव से हमारे बीच में अक्सर लड़ाई होती थी और उस दिन भी अचानक लड़ाई हुई। ये प्री प्लान नहीं था मर्डर। गुस्से में मैंने मारा, सर पे लगा, वो गिर गई। फिर डर से लाश को छुपाने के लिए मैंने उसके टुकड़े किए। वो टुकड़ों की तादाद 50 से ज़्यादा थी। तो बस इतनी सारी चीज़ें हैं। हथियार नहीं मालूम, मोटिव नहीं मालूम, या इसके पीछे उसके साथ कोई और शामिल था ये भी पता नहीं है। तो खैर, बेंगलुरु पुलिस का ये केस एक अजीब मोड़ पर आकर एक तरह से ख़त्म हो गया। तो ये तो इस पूरे केस की बात थी। अब आते हैं उस बात पर कि ऐसे केस में कई बार जो शक के घेरे में है उसके नाम क्यों नहीं बताए जाते हैं। जैसे हालांकि मैंने डिटेल में आपको जवाब दिया था। असल में बेंगलुरु से एक पुलिस अफसर और एक हमारा रिपोर्टर है वहाँ पे, सजय राज, बहुत ही होनहार क्राइम रिपोर्टर, मैसेज आया और फ़ोन आया। हुआ ये कि जिस दिन ये 21 सितंबर को लाश मिली और उनसे टुकड़े और फ्रिज, होता क्या है कि जब इस तरह से फ्रिज में कहीं भी लाश मिले तो आप चाहें ना चाहें आप सीधे रिकॉल करेंगे श्रद्धा और आफ्ताब पूना वाला केस को, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा सुर्खियों में थी। तो सीधे लोग उसको केस को रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर ये हुआ कि हस्बैंड ने नाम लिया कि एक जो हेयर ड्रेसर है अशरफ उत्तराखंड का, उसके साथ इसका अफेयर था और मुझे डाउट है कि उसी ने मारा।
तक पुलिस अशरफ को उठा चुकी थी। अशरफ को उठाने के बाद करीब 12 घंटे तक उसको इंट्रोगेट किया, उसके लोकेशन, उसकी सारी चीज़ें देख ली और पुलिस समझ गई कि इसमें अशरफ का रोल नहीं है। उधर पुलिस की दूसरी टीम तब तक 2 चीज़ें पता कर चुकी थी। पहला, 1 सितंबर से महालक्ष्मी अपने शॉप पर नहीं जा रही है और उसी शॉप का एक और शख्स भी 1 सितंबर से ही गायब है। तीसरा कि महालक्ष्मी के घर के जो लोकेशन था वो लोकेशन मोबाइल टावर का वहीं दिखा रहा था, महालक्ष्मी का, मुक्ति का भी, 2 और 3 सितंबर को। तीसरा, एक सीसीटीवी फुटेज मिला था जिसमें एक स्कूटी पर 2 लोग दिखाई दिए थे और उसमें एक मुक्ति था, हालांकि वो साफ चेहरा नहीं था, लेकिन अब पुलिस ने कंफर्म किया कि वो मुक्ति था। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसी वजह से उधर से पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि अगर आप पहले से नाम लोगे तो जो ये हुआ इस केस में, अब इसके लिए पता नहीं कौन कौन जिम्मेदार हो सकते हैं, कि बंगाल में है, उड़ीसा में है, और ये शायद मीडिया में खबर आने के बाद उसे पता चल गया, उसे लगा कि पुलिस तो अब पहुंचने वाली है और आखिर में वो खुद ही अपनी जान दे देता है। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है जो शुरू में कहा गया था ना कि नाम क्यों नहीं बताते हैं। तो आज सच्चाई बताता हूँ आपको। बेंगलुरु के हमारे रिपोर्टर और वहाँ के जितने रिपोर्टर थे और वहाँ की पुलिस, वहाँ के खुद पुलिस कमिश्नर दयानंदन जो है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि ये नाम मत लेना, क्योंकि इस वक्त एक ही नाम आया था शुरू में जब पुलिस ने उठा भी लिया अशरफ को। उन्होंने कहा कि इस नाम के लेने से ये होगा कि बेंगलुरु में जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ माहौल ख़राब हो सकता है, वो हिंदू मुस्लिम वाली बात हो सकती है, और जबकि अभी ये कंफर्म है कि ये इसमें शामिल नहीं है। एक बार एक्यूज शामिल हो जाए, आप नाम ले लो, कंफर्म हो जाए तो माहौल ख़राब ना हो। आपको पता है माहौल बिगाड़ने वाले लोग भी हर जगह मौजूद होते हैं। तो इसी डर से पुलिस ने ये रिक्वेस्ट की थी और यही वजह थी कि उस दिन नाम बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैं तो हैरान था कि नाम ओपन नहीं लिया गया। तो जर्नलिज्म का अपना अपना तरीका है। तो जब पुलिस ने रिक्वेस्ट किया, और आप ये देख रहे हैं, आपकी एक सोसाइटी की जिम्मेदारी भी है कि अगर कह रही है और अभी इन्वेस्टिगेशन है तो ले लेंगे, तो ये वजह थी। और दूसरा, इसका नाम उसी दिन से था, मुक्ति जो रंजन है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि इस नाम है हमारे पास, लेकिन नाम इसलिए भी नहीं लेना था क्योंकि पता चल जाएगा कि भाई ये वही है, उसी के पीछे पुलिस। तो खुद वहाँ के होम मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर, सभी ने नाम नहीं लिया। हर एक ने बताया था कि हमें कातिल मिल चुका है, कत्ल की वजह मालूम है, कहाँ है ये भी पता है, बस गिरफ्तार करने जा रहे हैं। एक चीज़ और, वो इस कहानी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं कल कहीं और अपने यहाँ नहीं, अपने बारे में नहीं देख रहा था, कुछ और स्टोरीज चल रही थी कुछ, हाँ शायद ये दीपक और वनिता ने जो शो किया था उस पर भी, और भी जगह पे एक अजीब चीज़ होती है जहाँ पे हम लोग बैठे होते हैं, हम जर्नलिस्ट, दोनों तरफ से मारे जाते हैं सब। क्या कीजिएगा। मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। उसमें ये था कि बहुत सारे जो मुस्लिम भाई हैं वो इस बात पे खुश हो रहे थे कि कहाँ है अब्दुल, कहाँ है अशरफ, अब तो ये कोई हिंदू निकला है, तो ये बताया। और उधर से ये कि नहीं, ये तो फिर वही आफ्ताब जैसा होगा। तो दोनों तरफ से ये बातें चल रही हो, दोनों तरफ से कुछ लोग हैं मुट्ठी भर। मेरा इन दोनों तरफ से सवाल एक ही है कि चाहे वो अब्दुल हो या अशरफ हो, चाहे वो मुक्ति रंजन हो, इससे जो महालक्ष्मी के साथ हुआ वो जुर्म कम हो जाता है। एक कातिल या एक रेपिस्ट एक खास धर्म का होने से क्या उसके साथ रियायत बरती जानी चाहिए, उससे प्यार किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी जो उनको सज़ा दी जानी चाहिए, और जो जुर्म करते हैं उसके लिए जो भी चीज़ें वो होनी चाहिए। तो यहाँ इस बात पे मैं देख के मतलब हैरान हो रहा था कि बहुत सारे लोग इस बात पे खुश हैं कि अच्छा ये अशरफ नहीं निकला या अब्दुल नहीं निकला, ये भी कोई मतलब नहीं है। आप महालक्ष्मी के घर वालों से जाकर पूछिए, अभी जिन लोगों ने उसकी लाशें देखी होंगी, 59 टुकड़ों में आप कैसे देख सकते हो किसी को, कपड़ों में समेट कर ले जाते हुए। तो अगर ऐसे चीज़ें लोग देख लें और उन जज्बातों को, भावनाओं को समझ लें, तो शायद ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो मेरी जितनी भी आप लोग हैं से बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये सब करने से क्या होता है ना कि हम एक अच्छा और सभ्य समाज जिसमें रहना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कड़वाहट आती है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, एक क्राइम, एक क्रिमिनल, इसको सिर्फ और सिर्फ उसी तरह से देखना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात अजीब लगे, कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको सफाई भी नहीं देनी चाहिए। नहीं, फ़र्ज़ है, जहाँ गलती है वहाँ गलती की तरफ बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोल रहे तो फिर फ़ायदा नहीं यहाँ बैठने का ना, क्यों बैठूँ मैं। सिर्फ आपको लोरी की तरह कहानी नहीं, अगर मेरी इन बातों से 1-2 लोगों की भी सोच बदल जाए तो मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी कामयाबी वही होगी, बाकी चीज़ें नहीं है। तो इसीलिए जब भी कोई क्राइम हो, ये मत देखिए कि उसका नाम मुक्ति है कि अब्दुल है या अशरफ है। सिंपल ये देखिए कि उसने कितना घटिया क्राइम किया, कितना घिनौना क्राइम किया, और उसके लिए उसे जितनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो वहाँ और कुछ नहीं होना चाहिए। तो खैर, अफसोसनाक कहानी थी, लेकिन हाँ, क्राइम के अगर पहलू से देखें तो मुझे लगता है ये अजीब आकर मोड़ पर ख़त्म हो गया। अगर इसके पीछे कुछ और साजिश है तो पता नहीं अब खुलासा होगा कि नहीं होगा। और अगर आने वाले वक्त में बेंगलुरु पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बताती है तो शायद कुछ पता चले। तो अब आते हैं अपनी उसी सिलसिले पर। आज पता नहीं थोड़ा कंफ्यूज है, संध्या कुमारी, विवेक साहब हैं, विवेक कुमार संध्या जी के हस्बैंड, उन्होंने एक डेट लिखा है 26, अब सितंबर है या दिसंबर है पता नहीं, दिसंबर में तो बहुत वक्त है। तो मैंने कहा अगर 26 होगा तो फिर दिसंबर तक क्यों, और दिसंबर है तो पहले से देने में एक बार और क्या बुराई है। तो हैप्पी बर्थडे संध्या कुमारी जी। और ये इत्तेफाक से बेंगलुरु में रहती हैं,
एंड थैंक यू सो मच। कल एक मेल और एक वीडियो देखा, बहुत इमोशनल हो गया।